इवोल्यूशन। इवोल्यूशन शब्द का साधारण मतलब होता है विकास। किस चीज के विकास की बात हो रही है? इस पृथ्वी पर जीवन का विकास और इस पृथ्वी पर जीवों का विकास, यह इवोल्यूशन पढ़ना है आप। पहली बार इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, लाइफ का इवोल्यूशन। और एक सेल के बाद, मान लो पहली एक सेल आ गई इस दुनिया में, एक सेल के बाद इतने सारे जो एनिमल्स, इतने सारे जो प्लांट्स, ये कहां से आ गए? इतनी बायोडायवर्सिटी कहां से आ गई? तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो इस चैप्टर में दो चीजें शुरू में पढ़नी है। पहला, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कह लो या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन का पहली बार जीवन कैसे शुरू हुआ है इस अर्थ के ऊपर, और इतने सारे जीव कैसे तैयार हो गए? इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इतने सारे जीव कैसे बन गए? इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो शुरुआत में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके बाद पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इतने सारे जीव जंतु, इतनी सारी बायोडायवर्सिटी कैसे आ गई? ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे बढ़िया थ्योरी है ओपेरिन और हाल्डेन की केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। ओपेरिन और हाल्डेन की केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी सबसे बढ़िया और अच्छे तरीके से समझाती है कि पहली बार जीवन की शुरुआत इस पृथ्वी पर कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बेस्ट थ्योरी क्या है? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी बाय ओपेरिन एंड हाल्डेन। ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म, एक सेल से इतने सारे जीव कैसे तैयार हो गए, इसमें सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है डार्विन की थ्योरी। किसकी पढ़ना है थ्योरी? डार्विन। और भी थ्योरीज हैं, लेकिन डार्विन की थोड़ी डिटेल में है। इतने सारे लाइफ फॉर्म कैसे पैदा हो गए, तो ये दिमाग में लेके चलना। और फिर इसके बाद इस चैप्टर में दो चीजें और दे रखी हैं। इस पृथ्वी पर इवोल्यूशन हो रहा है जीवों में या नहीं हो रहा, यह कैसे पता लगाया जाए? इस पृथ्वी पर इवोल्यूशन होता है या नहीं होता, यह कैसे पता लगाया जाए? तो इवोल्यूशन के संदर्भ में प्रमाण दिए गए हैं कि इस पृथ्वी पर जीवों का इवोल्यूशन होता है। डायनासोर के फॉसिल मिले हैं, इसका मतलब डायनासोर इस पृथ्वी पर थे। वरना रिलीजियस थ्योरी क्या कहती है? वो ये नहीं मानती। रिलीजन कहता कि ईश्वर ने 7 दिनों के अंदर दुनिया की सारी चीजों को बना दिया, जबकि डार्विन ऐसा नहीं कहता। डार्विन ये कह रहा है इस पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ है धीरे धीरे। पहले सेल्स आई, फिर सेल से सिंपल ऑर्गेनिज्म बने, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। तो इस पृथ्वी पर जीवों का इवोल्यूशन हुआ, इसको कैसे प्रमाणित किया जाए? तो नेक्स्ट वाली स्टेज पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ, फिर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, फिर तीसरे स्टेप पे पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ फॉर इवोल्यूशन। इस पृथ्वी पर इवोल्यूशन हुआ है, कैसे प्रमाणित किया जाए? क्योंकि रिलीजियस थ्योरी इवोल्यूशन को नहीं मानती कि इस पृथ्वी पर कभी जीवों का इस तरीके से विकास हुआ है कि सेल आई, सिंपल ऑर्गेनिज्म बने, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने। इसको प्रमाणित कैसे किया जाए? तो एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन पढ़ेंगे। और अभी इवोल्यूशन हो रहा है या जीवों में इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स, हार्डीज वाइनबर्ग इक्वेशन। हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन ये बताती है कि जीवों में इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे पता लगाओगे? और लास्ट में इस चैप्टर में इवोल्यूशन ऑफ मैन दे रखा है। इस पृथ्वी पर मनुष्य का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनुष्य के कौन कौन से पूर्वज थे, इस मानव के कौन कौन से पूर्वज थे, वो कब कब इस पृथ्वी पर मौजूद थे, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी, उनका दिमाग कितना था, ये सब बताएंगे। तो इतनी चीजें पढ़नी है। ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़नी है, ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ये पढ़ना है, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन पढ़ना है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हार्डी वाइनबर्ग की इक्वेशन पढ़नी है, और इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये सब पढ़ना। शुरू करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसकी स्टडी है? हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, जीवों के इतिहास की कहानी है। इस पृथ्वी पर जीवों के इतिहास को हम लोग कहते हैं।
जीवों के विकास के इतिहास को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। इस पृथ्वी पर तमाम तरह के जीवों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन, वास्तव में इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन स्टोरी है, कहानी है इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की, ओरिजिन ऑफ लाइफ की। एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, और इस पृथ्वी पर जो लाइफ फॉर्म्स हैं, इतने सारे जीव, इनका इवोल्यूशन कैसे हो गया, इनका विकास कैसे हो गया, इसकी कहानी है। तो इवोल्यूशन एक तरह की कहानी की तरह समझना। तुम सोचना इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे होता चला आ रहा है, बड़ी में इंटरेस्टिंग है ये। मजा आएगा तो बहुत आएगा, वरना बिल्कुल नहीं आएगा, बीच का कुछ नहीं होता इसमें। या तो बहुत इसमें रस पैदा होगा या एकदम रूखा लगेगा चैप्टर। इसलिए बहुत, क्योंकि रूखा इसलिए लगता है क्योंकि आप मन से सीखते नहीं हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने पर गफलत होती है। तो इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ है। इवोल्यूशन किसकी कहानी, स्टोरी है? इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की कहानी है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और इतने सारे लाइफ फॉर्म या बायोडाइवर्सिटी कैसे आ गई, इसके इवोल्यूशन की कहानी है। सबसे पहले पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके बाद पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसको समझाने के लिए कहता है द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये बहुत पुराना है, लगभग 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये नई किताब में चेंज कर दिया है, 13.8 कर दिया। कितना कर दिया, चेंज कर लो, ये कितना कर दिया है, चेक कर लेना, शायद 13.8 बिलियन। अभी करेक्शन लग गया है, उसमें चेंज हो गया है। यूनिवर्स जो है वो बहुत पुराना है, ये ब्रह्मांड, और ये लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स या इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाओं के गुच्छे हैं। तो इस यूनिवर्स के अंदर हैं गैलेक्सीज। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा हो गया, सारा सब कुछ आ गया, जहां तक तुम्हारी आंखें सब जा रही, जितने ग्रह दिख रहे हैं सब, ये सब यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर क्या है, बहुत सारी क्या है, आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज के अंदर क्या है, गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स हैं, सितारे हैं, और बादल है, क्लाउड्स। इनमें गैस भरी है या धूल के बादल है, गैस और धूल के बादल है। तो सबसे बड़ा हो गया यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स और क्लाउड्स हैं, तारे और बादल हैं। यूनिवर्स इज वास्ट, यूनिवर्स बहुत विशाल है। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पेक। अगर इस यूनिवर्स में अर्थ के साइज की बात करें तो अर्थ एक छोटी सी डॉट के बराबर है। इतना बड़ा यूनिवर्स है। यूनिवर्स के आगे पृथ्वी का साइज क्या है, एक छोटी सी डॉट के बराबर। जब पृथ्वी एक छोटी सी डॉट के बराबर है तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। तो कभी अकड़ के मत चलना, कभी कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई तकब्बुर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब पृथ्वी यूनिवर्स के आगे कितनी सी है, एक डॉट के बराबर, तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम कुछ नहीं है, जीरो। बिग बैंग थ्योरी ये यूनिवर्स के ओरिजिन को बढ़िया से समझाती है। ये यूनिवर्स कैसे पैदा हो गया, ये ब्रह्मांड कैसे आ गया, इसको सबसे बढ़िया से समझाती है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी भौतिक रूप से तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। इतना भयानक विस्फोट हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा विस्फोट। इतना भयानक विस्फोट जिसकी भौतिक रूप में यानी फिजिकल टर्म्स में अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। इतना भयानक विस्फोट हुआ था। विस्फोट होने के बाद ये यूनिवर्स फैला, यूनिवर्स बना। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और यूनिवर्स का निर्माण हुआ। ये यूनिवर्स एक्सपैंड किया, फैला, और टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया। उस समय सब समझ लो लावा जैसे निकलता है ज्वालामुखी से, बहुत ज्यादा तापमान था। यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सपैंड किया और टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ।
बाद में लेटर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बनी। कौन सी गैसेस बनी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बनी। दीज गैसेस कंडेंस, ये गैसेस सिकुड़ी ग्रेविटेशन की वजह से, और इन्होंने गैलेक्सीज बना ली। हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बनी, ये गैसेस कंडेंस की, सिकुड़ गई ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अर्थ सौर तंत्र का हिस्सा है। सौर तंत्र में सूर्य भी आता है, उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम में अर्थ भी है और सन भी है। अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। और कौन सी गैलेक्सी के अंतर्गत आती है अर्थ? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में आती है। तो अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है और मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत आती है। अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। अर्थ की ओरिजिन भी नए में चेक कर लेना, वैसे अभी इतना ही है। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले आई। तो यूनिवर्स हो गया 13.8। अर्थ की ओरिजिन हो गई, यूनिवर्स की ओरिजिन, अर्थ की ओरिजिन हो गई 4.5। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ अर्लियर। कोई वातावरण नहीं था अर्थ के चारों तरफ। कोई एटमॉस्फेयर नहीं था अर्थ के चारों तरफ। वाटर वेपर यानी जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये रिलीज हुई गैसेस कहां से? मॉल्टेन मास। अरे जो ज्वालामुखी गल रहा था, ज्वालामुखी गलने से अर्थ के ऊपर आग ही आग थी। जैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वो भी मॉल्टेन मास है। वैसे इस पृथ्वी पर सब तरफ था मॉल्टेन मास। तो मॉल्टेन मास के से क्या कौन कौन सी चीजें बाहर आई? मॉल्टेन मास से वाटर वेपर्स बने, मीथेन गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और अमोनिया रिलीज हुई। यूवी रेज सन से आई पराबैंगनी किरणें, और उन्होंने वाटर को तोड़ दिया। यूवी रेज ने वाटर को तोड़ दिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनी। क्या बनी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनी। शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं थी, नो ऑक्सीजन। तो शुरुआत में एनवायरमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। जिस समय ऑक्सीजन नहीं थी उस समय वातावरण कैसा था? रिड्यूसिंग था। लेकिन बाद में ऑक्सीजन बनी। यूवी रेज ने सन से आई, सूर्य से आई पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, इन्होंने वाटर को तोड़ा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनी। हाइड्रोजन चूंकि हल्की थी वो ऊपर चली गई, एस्केप का मतलब वो ऊपर चली गई। ऑक्सीजन नीचे रही, भारी थी। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन, ऑक्सीजन अमोनिया मीथेन से जुड़ गई, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बने। हालांकि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मॉल्टन मास से भी पैदा हुए थे। ऑक्सीजन कंबाइन की अमोनिया मीथेन से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुए। फिर ओजोन लेयर बनी। ओजोन लेयर कहां बनी? ये अर्थ है, ये अर्थ की सतह है। अर्थ की सतह के चारों तरफ जो वातावरण है, अर्थ की सतह के चारों तरफ वातावरण, इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और ट्रोपोस्फियर से ऊपर का वातावरण ये स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। इस स्ट्रेटोस्फियर में क्या बनी? एक ओजोन की लेयर बनी। पृथ्वी की सतह से कहीं पर ये 20 किलोमीटर, कहीं 50, 30, 40, तो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास आंसर ढूंढ लेना। 30 से 50 किलोमीटर की रेंज। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर बनी ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर बहुत पतली थी। ये जो ओजोन लेयर थी बहुत पतली होती है। ये 3 मिलीमीटर थिक, 3 मिलीमीटर को कहते हैं 300 डॉप्सन यूनिट। ओजोन की थिकनेस हम लोग नापते हैं डॉप्सन यूनिट में। 1 मिलीमीटर 100 डॉप्सन यूनिट होता है।
तो ओजोन कितनी मोटी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में? 3 मिलीमीटर कह लो या 300 डॉप्सन यूनिट। ओजोन की मोटाई हम लोग नापते हैं डॉप्सन यूनिट में। ये जो ओजोन है इसको बनाया था यूवी रेस ने, और यूवी रेस से बचाती भी है। अरे ऊपर से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं यूवी रेस, उनमें काफी लौट आती हैं। यूवी रेस से बचाती है हमें ओजोन लेयर। कहां मौजूद है? स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। कितनी मोटी है ये? 3 मिलीमीटर या 300 डॉप्सन यूनिट मोटी है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रोटेक्टिव होती है, हमें बचाती, हमारी सुरक्षा करती है यूवी रेस से। सूर्य से आने वाली यूवी रेस को रोक लेती है, सबको रोक नहीं पाती। यूवी ए नीचे आ जाती है और थोड़ी यूवी बी नीचे आ जाती है, लेकिन काफी यूवी बी और यूवी सी को रोक लेती है। यूवी बी और यूवी सी नुकसानदेह काफी होती है। यूवी ए उतनी नुकसानदेह नहीं होती, वो नीचे आ जाती है। उससे हम काले हो जाएंगे, सनबर्न हो जाते हैं, चेहरा काला पड़ जाता है धूप में निकलने से, सनबर्न हो जाते हैं। यूवी ए है वो। लेकिन यूवी बी और यूवी सी, मोस्ट ऑफ द यूवी बी और ऑल यूवी सी उसको रोक लेती है। केवल नीचे कौन सी आ जाती है? यूवी ए और थोड़ी यूवी बी नीचे आती है। उसके लिए हम लोग क्रीम व्रीम लगाते हैं ना, एसपीएफ वाली क्रीम। एसपीएफ क्रीम आजकल आती है, सन प्रोटेक्टिव फैक्टर, एसपीएफ 30, एसपीएफ 50, ये सब जानते होंगे। आंख बंद करके खरीदारी करते हो। एसपीएफ 30 से ज्यादा हमको जरूरत ही नहीं होती, लोग एसपीएफ 50 ले लो और महंगी कर दो। अपनी स्किन ले एसपीएफ 30 बेस्ट, वहां तक ही चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए। लेकिन जो बेचने वाले होते हैं वो एसपीएफ 40, 50, 70 महंगा करके बेच रखो। हम लोग अपना 90% पैसा वेस्ट करते हैं, सही इन्वेस्ट नहीं कर पाते। चलो फिर से देखो, अर्थ कौन सी गैलेक्सी का हिस्सा है? मिल्की वे गैलेक्सी का। अर्थ कितनी पुरानी है? 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। उस शुरुआत में अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई ऑक्सीजन नहीं थी, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम थी, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। मॉल्टन मास के गलने से वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज हुई। यूवी रेस ने पानी को तोड़ा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनी। हाइड्रोजन हल्की थी, एस्केप करके ऊपर चली गई, ऑक्सीजन नीचे रह गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया मीथेन से कंबाइन करके वाटर और CO2 बना लिया। ओजोन लेयर बन गई स्ट्रेटोस्फीयर में। एज इट कूल्ड, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती जाती। द वाटर वेपर्स ऑफ फेल एज रेन, जो वाटर वेपर्स थे वो बारिश की बूंदों की तरह नीचे आए। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ये वाटर वेपर्स कंडेंस होकर नीचे आए बारिश के रूप में। जमीन पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, उनमें पानी भर गया। इन गड्ढों में पानी भरने से क्या हुआ? समुद्र और तालाब वगैरह बन गए सब। वाटर वेपर कंडेंस किए, बारिश के रूप में वाटर वेपर्स नीचे आए टू फिल दी डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियन। जमीन के गड्ढे भर गए और ओशियंस यानी समुद्र बन गए। लाइफ अपीयर्ड, लाइफ आई 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। लाइफ आई लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले। 4 बिलियन ईयर्स पहले जीवन के संकेत आए इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर जीवन के संकेत कब शुरू हुए? 4 बिलियन ईयर्स। और पृथ्वी कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर्स। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है? 500 मिलियन ईयर्स का। दोनों के बीच में 500 मिलियन ईयर्स का अंतर है। 0.5 बिलियन का मतलब हो गया 0.5 बिलियन का मतलब हो गया 500 मिलियन। इस पृथ्वी पर जीवन के संकेत कब आए? ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर एनारोबिक। इस पृथ्वी पर पहले जीव जो है वो एनारोबिक थे, क्योंकि उस समय वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी पृथ्वी पर, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। और वो कीमो हेट्रोट्रॉफ थे, ऑटोट्रॉफ नहीं थे, कीमो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे। पहले ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर जो आए थे वो एनारोबिक थे और वो कीमो हेट्रोट्रॉफिक थे।
थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अलग अलग लोगों ने इस बताया इस पृथ्वी पर लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। कौन कौन सी थ्योरीज चलती हैं जो कॉमन है? पहली है, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? क्या जीवन बाहरी क्षेत्रों से आया, यानी दूसरे ग्रहों से आया? क्या जीवन दूसरे ग्रहों से आया? इसको हम लोग कहते हैं कॉस्मिक पैंसपर्मिया थ्योरी। कॉस्मिक पैंसपर्मिया थ्योरी कहती है कि जीवन कहां से आया? आउटर स्पेस, यानी दूसरे ग्रहों से आया। जीवन दूसरे ग्रहों से आया, आउटर स्पेस से आया। इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत दूसरे ग्रहों से हुई। कैसे? ग्रीक जो थे, ग्रीस के रहने वाले, यूनान के रहने वाले लोग, उन्हें ग्रीक से कहते हैं यूनानी। ग्रीक्स थॉट दैट लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स was transferred from one planet to other। जीवन स्पोर के रूप में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर स्थानांतरित हुआ। एक ग्रह पर जीवन है, वहां से कुछ स्पोर पृथ्वी पर आ गए और उन स्पोर ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। तो जो स्पोर थे ना, ये ग्रहों से आए, दूसरे ग्रहों से पृथ्वी पर आ गए और इन्होंने जीवन की शुरुआत की। इसको कहते हैं कॉस्मिक पैंसपर्मिया थ्योरी। पैंसपर्मिया मतलब स्पोर्स। दूसरे ग्रहों से स्पोर्स आए और उन्होंने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। तो जीवन क्या आउटर स्पेस से आया, ऐसा कौन मानते थे? यूनान के लोग, ग्रीक्स। फिर आता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी ये धार्मिक थ्योरी थी। इसको दिया था फादर स्वरेज ने। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस फेथ। ये धार्मिक विश्वास पर आधारित थी। ये थ्योरी धार्मिक थ्योरी थी। देयर वॉज नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। इस थ्योरी का कोई वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। वैज्ञानिक तरीके से इस थ्योरी को साबित नहीं कर सकते। ये रिलीजियस एस्पेक्ट था, रिलीजियस थ्योरी थी। इसको किसने दिया था? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन फादर स्वरेज ने दी थी। इन्होंने बताया कि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर जीवों को बनाया। पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, 7 दिन में सारे जीव बना दिए। तो इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। यह थ्योरी रिलीजियस फेथ पर आधारित है। अलग अलग दिन में ईश्वर ने इन सारी चीजों को बनाया, ऐसा मानती है। फिर तीसरी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं ए बायोजेनेसिस थ्योरी। ए बायोजेनेसिस थ्योरी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। जीवों की उत्पत्ति निर्जीव चीजों से होती है। जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? निर्जीव चीजों से होती है। इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस कहते हैं। जीवों की उत्पत्ति किससे हुई? नॉन लिविंग चीजों से हुई। जैसे इस थ्योरी में क्या किया गया, एक जार ले लिया, उस जार के अंदर सड़ा हुआ मांस रख दिया, तो देखा कि सड़े हुए मांस के ऊपर मक्खी के, हाउस फ्लाई के मैगट्स पैदा हो गए, मक्खी के बच्चे पैदा हो गए। तो उसने क्या थ्योरी कही, सड़े हुए मांस से, रॉटन मीट से क्या पैदा हो गए? इस रॉटन मीट से पैदा हो गए मक्खी के बच्चे। रॉटन मीट हो गया नॉन लिविंग मैटर। कैसा मैटर है? नॉन लिविंग मैटर से लिविंग बीइंग पैदा हो गया, ऐसा कहा। एक और भी थे, एक और नालायक थे, वो कहते थे पसीने से भीगी हुई कमीज ले लो और गेहूं का चोकर ले लो। पसीने की भीगी हुई कमीज में गेहूं का चोकर लगा के एक बंद कमरे में अंधेरे में रख दो तो चूहे पैदा हो जाते हैं। पसीना भीगी हुई कमीज गेहूं के चोकर के साथ कहां रख दी? अंधेरे में बंद कमरे में किनारे रख दी, तो उससे क्या पैदा हो गए? चूहे पैदा हो गए। तो लाइफ की ओरिजिन किससे हो रही है? क्या कह रहा है? नॉन लिविंग चीजों से हुई। लेकिन इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। इसने क्या कहा
लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर का मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे भूसे से, मिट्टी से चूहे पैदा हो जाए। भूसे से चूहे पैदा हो गए, स्ट्रॉ से, गेहूं के भूसे से, और मड से, मिट्टी से, मड से जीव पैदा हो गए। मड मतलब मिट्टी, मिट्टी में जीव पैदा हो गए। तो नॉन लिविंग चीजों से लिविंग बींग्स पैदा होते हैं, ऐसा कहा। मैगट्स अराइज फ्रॉम रॉटन मीट। मक्खी के बच्चे पैदा हो गए सड़े हुए मांस से। एंड ब्रेड और व्हीट लेफ्ट इन डार्क। रोटी या गेहूं किनारे में रख दिया कोने में, अंधेरे कमरे में, प्रोड्यूसेस माइस, चूहे पैदा हो गए। तो ये थ्योरी क्या कह रही है कि नॉन लिविंग चीजों से लिविंग बीइंग पैदा होते हैं। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। इन स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को गलत साबित कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया दो लोगों ने, फ्रांसेस्को रेड्डी ने और लुईस पास्चर ने। फ्रांसेस्को रेड्डी ने कैसे साबित किया? इन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है, ऐसा कहा। इन्होंने कहा कि जीवों की उत्पत्ति निर्जीव चीजों से नहीं होती। गलत साबित कर दिया। कैसे? इन्होंने क्या किया कि इसको ढक दिया, एक मसलिन क्लॉथ, एक कपड़े से इसके जार के ढक्कन को ढक दिया, तो मक्खी अंदर जा नहीं पाई। तो इस सड़े हुए मांस से मक्खी के बच्चे पैदा नहीं हुए। जब इस जार को ढक दिया गया तो सड़े हुए मांस से मक्खी के बच्चे क्यों पैदा नहीं हुए? अरे मांस से थोड़ी ना बच्चे पैदा हो जाते हैं। जब मक्खी अंदर जाएगी, अंडा वंडा देगी, तब उससे बच्चे पैदा होंगे। तो जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है, निर्जीव चीजों से नहीं होती। तो ऐसा इन्होंने करके दिखाया फ्रांसेस्को रेड्डी ने। फ्रांसेस्को रेड्डी और लुईस पास्चर ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया और अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी क्या कहती है? रेड्डी बिलीव दैट मैगट्स डेवलप फ्रॉम एग्स लेड बाय फ्लाइज। इनका विश्वास था, रेड्डी का, कि इन अंडों से मैगट्स तभी बनेंगे जब मक्खी जाके सड़े हुए मांस पे अंडे देगी। जब तुमने कपड़े से जार के मुंह को बंद कर दिया, मक्खी जा नहीं पाई, तो सड़े हुए मांस से बच्चे पैदा नहीं हो पाए। तो बच्चे कब पैदा होंगे? सड़े हुए मांस से, या मक्खी जाके मांस पे अंडा देगी? मक्खी जब मांस पे जाके अंडा देगी तब बच्चे पैदा होंगे। तो बच्चे मक्खी से पैदा होते हैं। जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। लुईस पास्चर ने भी क्या किया? लुईस पास्चर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम फ्रॉम सी। जीवन कहां से आया? लुईस पास्चर ने बताया कि जीवन कहां से आया। लाइफ कम्स फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग लाइफ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जीवन की उत्पत्ति पहले से जीवों के मौजूद होने से बनती है। इसको बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ओरिजिन कहते हैं। जीवों की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीवों से होती है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इसको हम बताते हैं। तो अभी तक कितनी थ्योरी पढ़ी तुमने? कॉस्मिक परस्पैमिया थ्योरी, जीवन की उत्पत्ति दूसरे ग्रह से जो स्पोर्स आए, पैंसपर्मिया है, उनसे पैदा हुई। दूसरा थ्योरी आपने पढ़ा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो फादर सुआरेज ने दी, जिसका रिलीजियस फेथ था, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। फिर तीसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है कि जीवों की उत्पत्ति निर्जीव चीजों से हुई। सड़े हुए मांस से मक्खी के बच्चे पैदा हो गए, गेहूं के चोकर से चूहे पैदा हो गए, मिट्टी से जीव पैदा हो गए। लेकिन इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को किसने गलत साबित कर दिया? फ्रांसेस्को रेड्डी और लुईस पास्चर। फ्रांसेस्को रेड्डी ने यह कहा कि सड़े हुए मांस से मक्खी के बच्चे पैदा नहीं होते। मक्खी जब मांस के ऊपर जाके अंडे देगी, तब अंडों से मैगट्स पैदा होंगे। तो जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया इन्होंने। लुईस पास्चर ने बताया कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीवों से होती है।
इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही इनका पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक जार लिया, शीशे का जार, और उसकी गर्दन कैसी थी, स्वान की नेक जैसी, और इसमें ईस्ट का ले लिया, ब्रॉथ, ईस्ट ले लिया, इसको बॉईल कर दिया। बॉईल कर दिया तो सारी ईस्ट मर गई। इसमें ईस्ट ले लिया, ईस्ट का ब्रॉथ, और उसको बॉईल कर दिया तो सारी ईस्ट मर गई। तो थोड़े देर बाद देखा कि, कुछ समय बाद देखा कि, एक दो दिन बाद देखा होगा, तो यहां पर कोई भी ईस्ट नहीं मिली, इनको कोई ईस्ट नहीं मिली। लेकिन जब इन्होंने इस फ्लास्क की गर्दन को तोड़ दिया, गर्दन को तोड़ने से क्या हुआ, ईस्ट के स्पोर हवा में रहते हैं, वो अंदर चले गए और इसके अंदर ईस्ट पैदा हो गई। स्वान नेक की वजह से ईस्ट के स्पोर अंदर नहीं जा पा रहे थे, स्वान नेक की वजह से इसके स्पोर अंदर नहीं जा पा रहे थे, वो यही कोने पर आके रुक जाते थे। जब फ्लास्क की गर्दन को तोड़ दिया गया तो ईस्ट के स्पोर अंदर चले गए और उन्होंने नई ईस्ट पैदा कर दी। तो ईस्ट से ईस्ट पैदा होती है, ना कि नॉन लिविंग चीजों से ईस्ट पैदा हो जाती है। इन्होंने ईस्ट लिया, बॉईल करके सारा ईस्ट मार दिया, तो यहां पर नया ईस्ट पैदा नहीं हो पाया, निर्जीव चीजों से ईस्ट पैदा नहीं हुई। जब इस फ्लास्क की गर्दन तोड़ दी तो गर्दन टूटने से ईस्ट के स्पोर आसानी से चले गए अंदर और उन्होंने नई ईस्ट पैदा कर दी। तो जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है, यह साबित कर दिया, दोनों ने साबित किया, फ्रांसिस्को रेड्डी ने भी और लुईस पास्चर ने भी। फ्रांसिस्को रेड्डी ने कैसे साबित किया, उस जार को ढक दिया तो सड़े हुए मांस से मक्खी के मैगट्स पैदा नहीं हुए। इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट वाला किया। He showed that in pre-sterilized swan neck flask, एक स्वान नेक फ्लास्क को स्टेराइल कर लिया, बॉईल कर दिया, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया, सारे जीव मर गए। लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, देखा कि ईस्ट सारी मर गई। थोड़े दिन बाद देखा कि इसके अंदर कोई ईस्ट पैदा ही नहीं हो रही है। लेकिन जब गर्दन तोड़ दी स्वान नेक की, इस फ्लास्क की, तो ईस्ट के स्पोर आसानी से चले गए अंदर और ईस्ट पैदा हो गई। तो ही शोड दैट इन प्री स्टेरलाइज्ड स्वान नेक फ्लास्क, इन्होंने एक स्वान नेक से फ्लास्क लिया, उसको स्टेराइल कर दिया, सारी ईस्ट थी मार दिया। तो देखा क्या, लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, और मरी हुई ईस्ट से ईस्ट पैदा नहीं हुई। वाइल इन अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर, फिर एक फ्लास्क लिया, उसकी गर्दन तोड़ दिया, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म किल्ड ईस्ट से आ गए। हालांकि वो किल्ड ईस्ट से नहीं आए थे, लिखा है इन्होंने ऐसा, ये किल्ड ईस्ट से नहीं आए थे, ये ईस्ट के स्पोर बाहर से अंदर चले गए थे और उन्होंने ईस्ट पैदा कर दी थी। ये थ्योरी ये तो बता देती है कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है, बात सही है, लेकिन ये थ्योरी ये नहीं बता पाती है कि पहली बार इस पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ। However, this theory did not answer how the first life came from on earth. पहली बार जीवन की शुरुआत कैसे हुई। यह थ्योरी ये कहती है कि जीवन पहले से मौजूद जीवन से आता है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लेकिन पहली बार जीवन पृथ्वी पर कैसे शुरू हुआ यह नहीं बता पाती है। ठीक, अब मेन थ्योरी आती जो मानी जाती है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ये ओपेरिन हाल्डेन की मॉडर्न थ्योरी, इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन या ओपेरिन हाल्डेन की थ्योरी, इसको ओपेरिन हाल्डेन मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। ओपेरिन रशिया के थे, ओपेरिन कहां के थे, रशिया के थे, और हाल्डेन इंग्लैंड के थे, लेकिन ये इंडिया में रहने लग गए थे, ये बाद में इंडियन हो गए थे, इनको इंडिया अच्छा लगा, रुक गए। सीपीएमटी में ऐसे सवाल आते थे कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे, एवोल्यूशनरी वैज्ञानिक थे जो इंडिया में रुक गए थे।
डार्विन के शिप का नाम क्या था, उसकी स्पेलिंग क्या थी, ये सब आते थे सवाल, अब नहीं आते। ओपेरिन रशिया के थे और इंग्लैंड, हॉल्डेन इंग्लैंड के थे। प्रपोज दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई, जैसे आरएनए, प्रोटीन। जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर कैसे हुई, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहां से आ गए इस पृथ्वी पर, ये इनऑर्गेनिक से बने। कैसे बने, इनऑर्गेनिक से बने। दे बिलीव दैट डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक चीजों से बने। तो पहले इस पृथ्वी पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पैदा हुए, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने लाइफ की शुरुआत की, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्लियर कंडीशंस ऑन अर्थ वर, पृथ्वी पर कैसी कंडीशन थी बहुत पहले, हाई टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा तापमान था पृथ्वी पर, वॉल्केनिक स्ट्रॉम्स, ज्वालामुखी फट रहे थे, उनमें से लावा निकल रहा था, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, हाइड्रोजन हीलियम थी लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी, तो एनवायरमेंट रिड्यूसिंग था। कौन कौन सी गैसेस थी, मीथेन, अमोनिया थी, मीथेन थी और अमोनिया भी थी। देयर वॉज नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं थी, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। हॉल्डेन ने टर्म दिया था प्राइमोडियल सूप। प्राइमोडियल कहते हैं सबसे पुराना सूप। उस समय समुद्र का पानी खौल रहा था, जैसे सूप खौलता हुआ पीते हो, सूप तो एकदम खौलता हुआ पिया जाता है। तो सबसे पुराना सूप, प्राइमोडियल सूप, वो समुद्र का पानी है। लाइफ प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन एल्कलाइन सी वाटर। इस खौलते हुए एल्कलाइन सी वाटर में जीवन की शुरुआत हुई, पहले जीव पैदा हुए। लाइफ की ओरिजिन पानी में हुई। इस खौलते पानी को क्या कहा इसने, प्राइमोडियल सूप का, सबसे पुराना सूप इस पृथ्वी का, जिसमें जीवन की शुरुआत हुई। इस समुद्र के खौलते एल्कलाइन वाटर में लाइफ ओरिजिनेट की। तो लाइफ की ओरिजिन कहां हुई, पानी में। एविडेंसेस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को लोगों ने मान लिया, ये सही है। क्यों मान लिया, क्योंकि केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी के संदर्भ में प्रमाण दिए गए, इसको एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रमाणित भी कर दिया गया। केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी क्या कहती है, इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कहां से आ गए, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक आ गए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। इनऑर्गेनिक ने ऑर्गेनिक बनाए और ऑर्गेनिक ने लाइफ की शुरुआत की। इस थ्योरी के संदर्भ में प्रमाण आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जितने एक्सपेरिमेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट यही है। 1953 में स्टैनले मिलर, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने अपनी लैब में ठीक वैसे ही कंडीशंस पैदा कर दी जैसे पुरानी पृथ्वी पर थी, प्रिमिटिव अर्थ पे थी। इसने एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर कितना, 2 इलेक्ट्रोड डाले, इलेक्ट्रोड की मदद से स्पार्किंग कराई और अंदर टेम्परेचर पैदा किया 800 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग इतना ही टेम्परेचर पृथ्वी पर था उस समय। इस फ्लास्क के अंदर कितना टेम्परेचर पैदा किया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैनले मिलर ने 1953 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट तैयार किया जैसा कभी पृथ्वी पर वातावरण था। उस समय बहुत तापमान था, तो यहां पर इलेक्ट्रोड की मदद से स्पार्किंग किया और इस फ्लास्क के अंदर कितना टेम्परेचर पैदा किया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस फ्लास्क के अंदर ये सारी चीजें ली, मीथेन, अमोनिया, वाटर, जलवाष्प यानी वाटर वेपर्स और हाइड्रोजन। इसका रेशियो भी देख लेना, रेशियो शायद हमने लिखा, पता नहीं किस रेशियो में लिया था। इस फ्लास्क के अंदर ली, इस फ्लास्क के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए, जैसे मीथेन, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, वाटर लिया और हाइड्रोजन।
सॉरी इनऑर्गेनिकली। मीथेन को छोड़ दो, मीथेन को लोग ऑर्गेनिक मानते हैं। मीथेन ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक? कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन ज्यादातर इन्होंने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए। तो इस फ्लास्क के अंदर लिए इन्होंने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, किस रेशियो में लिखे तुम देख लेना। और अंदर इस फ्लास्क में कितना टेम्परेचर पैदा किया इलेक्ट्रोड्स की मदद से? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखा कि पानी के अंदर देखा कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, जैसे अमाइनो एसिड। इनऑर्गेनिक से क्या बना के दिखा दिया? ऑर्गेनिक से कंपाउंड्स बना के दिखा दिए। तो पृथ्वी पर भी पहले इनऑर्गेनिक आए, उन इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कैसे बनते हैं लैब में भी साबित हो गया, स्टैनले मिलर ने साबित कर दिया। इस फ्लास्क के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमाइनो एसिड बना के दिखा दिए। अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड बना के दिखाया स्टैनले मिलर ने। In 1953, Stanley Miller, an American scientist, created similar condition in laboratory. लैब में वैसे ही कंडीशन तैयार कर दी जैसे पुरानी अर्थ के ऊपर थी। He created electrical discharge with the help of tungsten electrode. टंगस्टन के इलेक्ट्रोड की मदद से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया, करंट पैदा की। नहीं, जैसे दो तार होते हैं लगाओ ना कर और बढ़ाने लगते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर, एक बंद फ्लास्क के अंदर। और इस फ्लास्क में क्या क्या ले लिया? मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जलवाष्प। मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर्स लिया। टेम्परेचर कितना लिया? एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बंद फ्लास्क के अंदर दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया और 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा किया। इस फ्लास्क में कुछ इनऑर्गेनिक चीजें ले ली। इस फ्लास्क में इसने क्या क्या लिया? मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर्स लिया। और क्या बना के दिखा दिया? इनऑर्गेनिक से क्या बना के दिखाया? ऑर्गेनिक बना के दिखा दिया। क्या 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 बनाया? He observed formation of amino acids like glycine, alanine, aspartic acid. ये सब ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना के दिखा दिया। Organic compounds. Water and ammonia were probably first inorganic compounds formed on Earth. वाटर और अमोनिया शायद पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे पृथ्वी पर। मीथेन वॉज प्रोबेबली फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन अर्थ। मीथेन पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो इस अर्थ पे बना। तो इस फ्लास्क के अंदर उन्होंने ज्यादातर इनऑर्गेनिक चीजें ली और उन इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक बना के दिखा दिए स्टैनले मिलर ने। तो ये थ्योरी सही साबित हो गई। केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को सही साबित कर दिया। ओपेरिन और हार्डेन की केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को स्टैनले मिलर ने 1953 में, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ठीक वैसे ही कंडीशन पैदा की लैब के अंदर और केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को सही साबित कर दिया। ये थ्योरी क्या कहती है? लाइफ की ओरिजिन ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक इस अर्थ के ऊपर कहां से आ गए? इनऑर्गेनिक से पैदा हुए। इसको करके एक्सपेरिमेंट से भी दिखा दिया किसने? मिलर ने। एनालिसिस ऑफ, एक तो प्रमाण ये हो गया। दूसरा प्रमाण, जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग ऑर्गेनिक चीजों से हुई है। ये ऑर्गेनिक वाले इनऑर्गेनिक से आए। एक और प्रमाण आया, एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट। उल्का पिंड आते हैं ना, उल्का पिंड कभी कभी दूसरे ग्रहों से या स्पेस से आते हैं, अंतरिक्ष से उल्का पिंड आते हैं। जब उल्का पिंडों की एनालिसिस की, उसको तोड़ के उसके अंदर देखा गया क्या है। ऑल्सो रिवील सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर एल्स इन स्पेस। उसके अंदर वैसे ही कुछ कंपाउंड्स मिले जो पृथ्वी पर थे। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसी प्रोसेस इस पृथ्वी पर चल रही है वैसी प्रोसेस अंतरिक्ष में भी हो रही है या दूसरे ग्रहों में भी चल रही है। जब उल्का पिंडों की एनालिसिस की गई
तो उन उल्का पिंडों के अंदर, उन मेटीरियोराइट के अंदर क्या मिले? कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जो इस पृथ्वी पर थे, कुछ ऐसे कंपाउंड मिले इन उल्का पिंडों के ऊपर जो पृथ्वी पर हमारे पाए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि जिस प्रकार की प्रक्रिया इस पृथ्वी पर चल रही है, ऐसी प्रोसेस अंतरिक्ष या दूसरे ग्रहों पर भी हो रही है। तो ये दूसरा प्रमाण हो गया, एविडेंस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। मेटीरियोराइट की एनालिसिस से भी हमको कुछ इनऑर्गेनिक चीजें मिली और इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक बने, जो इस पृथ्वी पर भी मिलती हैं। उल्का पिंड तो बाहर से आए, उल्का पिंडों के अंदर जो चीजें थी वो पृथ्वी पर भी दिखी थी। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, मान ली कि सही है। अब यहां पर तुमको कुछ चीजें याद करनी है। फर्स्ट, नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। पहली नॉन सेल्यूलर लाइफ आई थी 3 बिलियन ईयर्स बैक। दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड के। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे, आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 2 बिलियन ईयर्स अगो। 2 बिलियन ईयर्स अगो या 2000 मिलियन ईयर्स पहले पहली सेल्यूलर लाइफ फॉर्म तब तक ओरिजिनेट नहीं की थी। तो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड, पहले अकोशिकीय जीव कहां से कब आए थे? नॉन सेल्यूलर, जैसे वायरस नॉन सेल्यूलर होते हैं, ये 3 बिलियन ईयर्स बैक। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड के। पहली सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, पहली कोशिका इस पृथ्वी पर लगभग 2 बिलियन ईयर्स पहले के आसपास। ये उस समय आई नहीं थी, लेकिन लोग इसकी ओरिजिन मानते हैं 2 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2 बिलियन ईयर्स तक पहली सेल्यूलर लाइफ इस पृथ्वी पर आई नहीं थी। तो सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स आए थे लगभग 2 बिलियन ईयर्स पहले, उससे पहले नहीं थे। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर ओरिजिनेटेड इन वाटर, जितने भी जीव थे वो कहां ओरिजिनेट किए थे? पानी में ही। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। पहले जीव इस पृथ्वी पर धीरे धीरे पैदा हुए नॉन लिविंग चीजों से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पैदा हुए। पहले जीव इस पृथ्वी पर बहुत धीमी गति से, हजारों साल लग गए। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहां से आए? ये इनऑर्गेनिक से पैदा हुए। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कैसे पैदा हुए, इसको करके भी दिखा दिया। 2 प्रमाण भी आ गए, स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट और मेटीरियोराइट की एनालिसिस, उसने साबित कर दिया। कुछ लोगों ने और एक्सपेरिमेंट किए थे स्टैनले मिलर की जगह तरह, और उन्होंने शुगर वगैरह बना के दिखा दी थी। इनऑर्गेनिक चीजों से शुगर बना के दिखाई थी। इन्होंने इनऑर्गेनिक चीजों से क्या बना के दिखाए थे? अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड। ये नाम याद कर लेना सब, और ये भी देख लेना किस रेशियो में लिया था, कितना मीथेन लिया, कितना अमोनिया, कितना जलवाष्प या कितना हाइड्रोजन। एक रेशियो रहता है, 2:1:2 का रेशियो था। किसमें था? एक बार चेक कर लेना। इस थ्योरी को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है, यानी केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहलाती है, इसको लोगों ने मान लिया। हाउ द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, एक पार्ट हो गया। जीवन की उत्पत्ति की बेस्ट कहानी कौन सी हो गई? ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ओपेरिन और हार्डेन की केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। इसको अपने मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से सही भी साबित किया। ये थ्योरी क्या कहती है कि जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। ये ऑर्गेनिक इस अर्थ पे कैसे आए? इनऑर्गेनिक से पैदा हुए। ऐसा साबित भी किया स्टैनले मिलर ने। लेकिन अब यह कि पहली लाइफ से इतने सारे जीव कैसे पैदा हो गए?
हाउ द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे। इस पृथ्वी पर जो पहली कोशिकाएं आई, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म्स, उनसे इतने तरह तरह के जीव, इतनी सारी जटिल बायोडाइवर्सिटी कैसे पैदा हो गई जो आज दिखती है। तो आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसमें सबसे ज्यादा एनसीईआरटी ने डार्विन की थ्योरी दे रखी है। इस पृथ्वी पर इतने सारे जीव कहां से आ गए? इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। इसमें भी कुछ थ्योरी है, इसमें भी एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यहां भी कूद पड़े फादर स्वरेज, यहां पर भी आ गए। दिस थ्योरी हैज 3 सजेशन। इस थ्योरी ने 3 सजेशन दिए। क्या क्या सजेशन दिए? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। जितने भी जीव आज हम देखते हैं, ईश्वर ने उन्हें वैसा ही बनाया, उनमें कोई बदलाव नहीं हुए, वैसा ही आज भी है। द डायवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन। जितने जीव थे इस पृथ्वी पर जब से बने हैं, तब से उतने ही हैं, एंड विल बी सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो, और भविष्य में भी उतने ही रहेंगे। तो ईश्वर ने एक साथ सारे जीवों को बना दिया, उतने ही जीव आज हैं और उतने ही जीव भविष्य में भी रहेंगे। ये सब तो गलत है, क्योंकि बहुत से एक्सटिंक्ट हो गए। अर्थ इज अबाउट 400 ईयर्स ओल्ड, और ये तो अजीब कहानी कह रहा है। कह रहा पृथ्वी केवल 4000 साल पुरानी है, जबकि कहा जा रहा है कि अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो इतनी पुरानी है। तो ये वाली थ्योरी के, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के तीन पहलू क्या है? 3 पॉइंट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे, जितने भी जीव आज हम देखते हैं, वर क्रिएटेड एज सच, ईश्वर ने उन्हें ऐसा ही बनाया था, उनमें कोई बदलाव नहीं हुए। द डायवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम, जितने जीव ईश्वर ने एक बार बना दिए उतने ही आज हैं, जब से बनाया है सिंस क्रिएशन, उतने ही जीव आज हैं, एंड विल बी सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो, भविष्य में भी उतने ही रहेंगे। अर्थ कितनी पुरानी है? इस थ्योरी के अनुसार अर्थ 4000 साल पुरानी है। लेकिन इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं। फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे डार्विन की थ्योरी। डार्विन की थ्योरी, चलो देखते हैं। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, डार्विन ने ऑब्जर्व किया, देखा। कब देखा? जब वो समुद्री यात्रा पर गया था, सी वोयेज, अपने जहाज पे गया था एक समुद्री यात्रा पर। उस जहाज का नाम था HMS बीगल, और पूरी दुनिया का चक्कर मारा था, राउंड द वर्ल्ड। डार्विन ने क्या देखा? जब वो समुद्री यात्रा पर थे, सी वोयेज, उनके जहाज का नाम क्या था? HMS बीगल। अपने जहाज से पर जब वो पूरी दुनिया की सैर कर रहे थे डार्विन, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, जिसके आधार पे क्या निष्कर्ष निकाला गया, उसका कंक्लूजन क्या था। डार्विन की थ्योरी के ये पॉइंट्स तुमको याद करने पड़ेंगे। पहला है, लिखा नहीं, पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है, बहुत बच्चे पैदा करते हैं जीव। तो पहला पॉइंट है living beings produce too many offsprings.
जीव बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, इनमें बायोटिक पोटेंशियल बहुत है, जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, वो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। ये पहला पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा नहीं, हमने लिख दिया। डार्विन की थ्योरी का पहला पॉइंट, जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और वो ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं, प्रोड्यूस टू मेनी ऑफ स्प्रिंग्स। दूसरा पॉइंट, existing living forms a sheer similarity not only among themselves, जो आज जीव पाए जाते हैं उनमें आपस में समानताएं होती हैं। आज जीव जो पाए जाते हैं उनमें केवल आपस में समानताएं नहीं होती, आज के जीव उन जीवों से भी समानताएं रखते हैं जो कभी लाखों साल पहले इस पृथ्वी पर होते थे। फिर से देखो, समझ में आएगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा, ध्यान रखना, आएगा पक्का। जीवों में समानताएं होती हैं, आजकल जो जीव उनमें आपस में समानताएं हैं, लेकिन आज के जीव उन जीवों से भी समानताएं रखते थे जो कभी इस पृथ्वी पर हुआ करते थे, जैसे डायनासोर। डायनासोर जैसे क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल डायनासोर से मिलता जुलता है, तो क्रोकोडाइल तो आज का जीव है, लेकिन उन जीवों से भी समानताएं शो कर रहा है जो कभी इस पृथ्वी पर थे, जैसे डायनासोर। तो क्रोकोडाइल और डायनासोर में समानता है। आजकल के जीवों में आपस में तो समानताएं होती हैं, लेकिन उन जीवों से भी होती थी या होती है जो कभी इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। मेनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, जो आज इस पृथ्वी पर नहीं है, जैसे डायनासोर्स। तो इसमें तुम याद करने के लिए कर सकते हो, आज का जीव कौन है? क्रोकोडाइल। किससे समानता शो कर रहा है? डायनासोर से, जो कि कभी इस पृथ्वी पर हुआ करते थे, इस पृथ्वी पर कभी हुआ करते थे डायनासोर्स। क्रोकोडाइल शो सिमिलैरिटीज विद डायनासोर्स। ये डायनासोर आज तो होते नहीं, मेनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, अब ये नहीं होते। अगर ये याद ना आए तो रिवीजन के लिए हमने बनाया है, जीवों के बीच में समानताएं होती, डार्विन कहता था। तो डार्विन के दो पॉइंट, पहला हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ऐसे ही शॉर्ट में याद कर लेना। दूसरा आ गया सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिविजुअल, जीवों के बीच में समानताएं होती हैं, आपस में तो होती है, लेकिन उन जीवों से भी होती थी, उन जीवों से भी होती है जो कभी हुआ करते थे, जो इस पृथ्वी पर कभी होते थे, जैसे क्रोकोडाइल डायनासोर से मिलते जुलते हैं। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, तरह तरह के जीव इस पृथ्वी पर विलुप्त होते गए, एंड न्यू लाइफ फॉर्म्स अरोज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इस पृथ्वी के इतिहास में अलग अलग समय पर नए नए जीवों का विकास होता रहा। जीव धीरे धीरे इस पृथ्वी पर एक्सटिंक्ट होते रहे, विलुप्त होते रहे, और इस पृथ्वी के इतिहास में अलग अलग समय नए नए जीवों का विकास होता रहा। अभी तुम देखोगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने नोट्स में दे रखा है, उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एराज हैं, एराज को बांटा गया है पीरियड्स में, और पीरियड्स को बांटा गया है इपॉक्स में। कौन से एरा के कौन से पीरियड या इपॉक में कौन कौन से जीव इस पृथ्वी पर विकास हुए, उनका इवोल्यूशन हुआ, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने दे रखा है नोट्स में, वरना मैम से ले लेना, इसका पीडीएफ हम दे देंगे तुम्हें। एरा इस पृथ्वी का, जब पृथ्वी बनी है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, सबसे पहले था प्री कैम्ब्रियन एरा। कौन सा एरा था? प्री कैम्ब्रियन एरा। फिर इसके बाद क्या आया? पेलियोजोइक एरा। फिर मीसोजोइक एरा आया। आजकल जो चल रहा वो सीनोजोइक एरा है। कैसा एरा है? एरा को बांटा गया पीरियड्स में, और पीरियड्स को बांटा गया है इपॉक्स। इस पृथ्वी पर कौन कौन से जीव किस एरा के, कौन से पीरियड के, कौन से इपॉक में इवॉल्व हुए,
वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख लेना। जैसे रेप्टाइल इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा थे मीजोजोइक एरा में, तो मीजोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। एज ऑफ रेप्टाइल जो मीजोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड में डायनासोर बहुत ज्यादा थे। जुरासिक पार्क पिक्चर बनी, मीजोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड में सबसे ज्यादा डायनासोर थे, बाद में वो विलुप्त हो गए। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो मुख्य घटनाएं हैं उनको याद कर लेना। पहले प्री कैम्ब्रियन एरा, फिर पेलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सीनोजोइक। इस समय चल रहा है सीनोजोइक। सीनोजोइक एरा में मैन का इवोल्यूशन हुआ है। आइस एज में, सीनोजोइक एरा के आइस एज में मैन का इवोल्यूशन हुआ है, वो सब दे रखा है, देख लेना। तो दूसरा पॉइंट, डार्विन की थ्योरी का तीसरा पॉइंट क्या हो गया? देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। इस पृथ्वी पर पुराने जीव विलुप्त होते रहे और नए नए जीवों का विकास होता रहा, तो ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता रहा इस पृथ्वी पर। तो 3 पॉइंट शॉर्ट में बताओ। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी याद करना, पहला पॉइंट। सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिविजुअल, सिमिलैरिटीज में दोनों याद कर लेना। आज के जीवों में आपस में तो समानताएं हैं, लेकिन उन जीवों से भी होती हैं जो कभी इस पृथ्वी पर थे, जैसे क्रोकोडाइल डायनासोर से मैच करता है। इस पृथ्वी पर धीरे धीरे नए नए जीवों का विकास हुआ है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है। इधर आओ डार्विन का नेक्स्ट पॉइंट थ्योरी का। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे बहुत जाड़ा पड़ रहा था, कुत्ते के 5 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन ये 5 बच्चे एक जैसे नहीं थे। इनमें से 3 में कुछ बेहतर लक्षण थे, मजबूत थे, वो तो बच गए, और बाकी जो 2 कमजोर थे उसे जाड़े की ठंड ने उसे मार दिया। तो कुत्ते के जो 5 बच्चे थे उनकी पॉपुलेशन में हमको वेरिएशन नजर आ रही है। मतलब 3 ऐसे बच्चे हैं जो कि मजबूत हैं, उनमें कुछ अच्छे वाले लक्षण हैं। तो नेचर क्या करेगा? नेचर उन्हें बचा लेता है। जो फिट होगा नेचर उसे ही बचाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक। जीवों के पॉपुलेशन में तुम्हें तरह तरह के जीव मिलेंगे जिनमें अलग अलग तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं। कुछ जीव ऐसे नजर आ रहे हैं जो मजबूत है, उनमें बेहतर लक्षण है, वो जाड़े को अच्छे से बर्दाश्त कर रहे हैं, और कुछ जीव ऐसे नजर आ रहे हैं जो जाड़े को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो नेचर किनको बचाएगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज्यादा फिट होगा, जो जाड़े से लड़ पाएगा। दोज कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर। जीवों के वो लक्षण जो उनको सर्वाइव करने में मदद करते हैं। नेचुरल कंडीशंस के अंतर्गत जीवों के वो लक्षण जो उन्हें सरवाइव करने में मदद करते हैं, वुड आउटब्रीड, वो जीव बच जाएंगे और वही अपने आगे चल के बच्चे पैदा करेंगे, आउटब्रीड। इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पूरा ना याद हो तो क्या याद कर लेना? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही जीव बचेगा जो नेचुरल कंडीशंस को बढ़िया से टॉलरेट कर लेगा, वही सरवाइव करेगा। कुत्ते के 5 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 3 मजबूत थे, 2 कमजोर थे। 3 मजबूत थे, वो नेचुरल कंडीशंस को अच्छे से बर्दाश्त कर ले रहे थे, तो वो बच जाएंगे। बाकी 2 कमजोर वाले मारे जाएंगे। कौन बचेगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा, जो नेचुरल कंडीशंस को अच्छे से टॉलरेट कर लेगा, जिसमें अच्छे वाले कैरेक्टर हैं। डार्विन का मतलब होता है फिटनेस। अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन का मतलब, फिटनेस का मतलब वो फिटनेस नहीं है डोला शोला वाली फिटनेस। बच्चे पैदा करना, ये फिटनेस होती है। स्पीशीज बच्चे पैदा कर पा रही, ये फिट है। वो आपके डोला शोला है और आपके एक भी बच्चा नहीं, आप नपुंसक हैं, तो आप डार्विन के हिसाब से फिट नहीं है। डार्विन का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। क्या है? बच्चे पैदा करने की क्षमता। दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट, वो इंडिविजुअल जो एनवायरमेंट में अच्छे से फिट होंगे, प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी देन अदर्स, वो अपने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे दूसरों की तुलना में,
दिस इंडिविजुअल विल सर्वाइव मोर, ये इंडिविजुअल आगे चल के ज्यादा बच जाएंगे क्योंकि इनमें अच्छे वाले लक्षण हैं, ये नेचुरल कंडीशंस को अच्छे से टॉलरेट कर रहे हैं, एंड हेंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर, नेचर इन्हें बचा लेता है। ऐसे जीव जिनमें अच्छे वाले कैरेक्टर हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और नेचर हर एक जनरेशन पर उन बच्चों में से अच्छे वाले बच्चों को बचा लेगा जो बदलते हुए परिवेश में, जो बदलती हुई नेचुरल कंडीशन में अपने को सरवाइव कर ले जाएंगे, टॉलरेट कर ले जाएंगे, इसे बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन। तो तीन कुत्ते के बच्चे बच गए, नेचर ने उसे बचा लिया, उनमें अच्छे वाले लक्षण थे और बाकी मारे गए, इसे नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। अच्छे जानवरों में से बहुत अच्छे तुम छांट रहे हो तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। 100 गाय थी जिनमें अच्छा दूध देने वाली तुमने 10 अलग कर ली, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। 5 कुत्ते के बच्चे थे, नेचर ने 3 को बचा लिया, वो फिट थे, नेचर ने उसे बचा लिया और बाकी मारे गए, ये नेचुरल सिलेक्शन है। क्या ये नेचुरल सिलेक्शन? हमको नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग नहीं मालूम था इंटर में, मतलब उसका क्या एक्चुअल मीनिंग होता है, लेकिन डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड है। तो सारे पॉइंट याद कर लो पहले, बस खाली हेडिंग याद करना। पहला पॉइंट क्या याद किया? जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। दूसरा है सिमिलैरिटीज बिटवीन, जीवों के बीच में समानताएं हैं, आपस में तो है, उन्हें जीवों से भी है जो कभी इस पृथ्वी पर थे, जैसे क्रोकोडाइल आज का जीव है, आज भी दिखता है, लेकिन डायनासोर से सिमिलैरिटी शो करता है। फिर तीसरा है देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव एक्सटिंक्ट होते रहे, विलुप्त होते रहे और नए नए जीवों का विकास होता रहा। ग्रेजुअल इवोल्यूशन इस पृथ्वी पर चलता रहा, नए नए जीव पैदा होते रहे। फिर कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जीवों की पॉपुलेशन में वो जीव जो एनवायरमेंटल कंडीशंस को अच्छे से टॉलरेट करेंगे वही सरवाइव करेंगे, तो जो फिट होगा वही बचेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचर उसे बचा लेगा, बाकी मारे जाएंगे, ये नेचुरल सिलेक्शन है। जो फिट है वही सरवाइव करेगा, नेचर ने उसे बचाया है, ये नेचुरल सिलेक्शन है। क्या है ये? नेचुरल। डार्विन के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन वाज मेन रीजन फॉर इवोल्यूशन। इस पृथ्वी पर तरह तरह के जो जीव बन गए हैं, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी, उसमें डार्विन की थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के समय एक और वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड वालेस। ये एक नेचुरलिस्ट थे, प्राकृतिक विज्ञानी थे, हु वर्कड इन मलाय आर्चिपेलागो। डार्विन गया था गैलापागोस आइलैंड पर, और ये कौन से आइलैंड पे गए? मलाय आर्चिपेलागो पर गए। अल्फ्रेड वालेस जो कि एक नेचुरलिस्ट थे, ये गैलापागोस आइलैंड पे नहीं गए थे जहां पर डार्विन गया था, ये गए थे मलाय आर्चिपेलागो पे। हैड ऑल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। जो बातें डार्विन ने कही थी वही निष्कर्ष इन्होंने ही निकाला था, लगभग डार्विन के समय ही, सेम टाइम। लेकिन डार्विन को ज्यादा ख्याति मिल गई, इनको उतना पॉपुलर नहीं हो पाए। सेम डार्विन जैसा ही थ्योरी दिया था अल्फ्रेड वॉलेस ने। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। जैसे इस भूगर्भ में इस पृथ्वी पर बदलाव होते रहे, वैसे ही इस पृथ्वी के ऊपर तरह तरह के जीव पैदा होते रहे, जीवों में बदलाव होते रहे। जैसे जैसे इस पृथ्वी पर बदलाव होते रहे, पृथ्वी और उसके वातावरण में, इसको कहते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री, वैसे वैसे इस पृथ्वी पर जीव भी बदलते रहे। जैसे जैसे पृथ्वी और उसका वातावरण बदला और इस पृथ्वी पर नए नए जीवों का विकास होता रहा, जीव भी बदलते रहे वातावरण के अनुसार, जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अनुसार। पृथ्वी और उसके वातावरण में जैसे जैसे बदलाव हुए तो इस पृथ्वी पर जीव भी बदलते रहे। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री किससे कोरिलेट कर रही है? बायोलॉजिकल हिस्ट्री से। जैसे जैसे पृथ्वी पे बदलाव हुए वैसे वैसे पृथ्वी पर जीवों में बदलाव हुए, नए नए जीवों का विकास हुआ।
तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री कोरिलेट्स विद दी बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। दो टॉपिक हो गए। हमने क्या क्या दो टॉपिक पढ़ा है? एक तो बताया ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस पृथ्वी पर ओरिजिन ऑफ लाइफ की बेस्ट थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बाय ओपेरिन एंड हॉल्डेन की थ्योरी। इस ओपेरिन और हॉल्डेन की थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ की ओरिजिन सिंपल नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से पैदा हुए। इसके फेवर में एविडेंस किसने दिया? प्रमाण मिलर का एक्सपेरिमेंट था 1953 का, अमेरिकन वैज्ञानिक स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट। और मीटेरियोराइट की एनालिसिस से भी साबित होता है कि केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी सही है। फिर इसके बाद आया इस पृथ्वी के ऊपर इतने सारे जीव कहां से आ गए? ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या कहता है? इस पृथ्वी पर इतने सारे जीव कहां से आ गए? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आपने किसकी पढ़ी? डार्विन की थ्योरी। इसमें थोड़ा बहुत नाम किसका भी आया? एल्फ्रेड वॉलिस का। अब तीसरा टॉपिक आया इसका है व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। भैया हम कह रहे हैं इस पृथ्वी के इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के जीवों का विकास, जीवों का इवोल्यूशन होता रहा, तब नए नए लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन हुआ। ये कैसे हम साबित करेंगे? सिर्फ बातों से तो साबित होगा नहीं, तो प्रमाण देना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर इवोल्यूशन हुआ, इसको कैसे प्रमाणित किया जाए? तो व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को कैसे साबित किया जाए? क्योंकि फादर स्वरेज ये सब नहीं मानते, वो कहते कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन डार्विन तो कहता है इस पृथ्वी पर इवोल्यूशन हुआ। और इवोल्यूशन के संबंध में कैसे प्रमाण आए? सबसे पहला प्रमाण आया पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब जीवाश्मों का मिलना। अरे जमीन के अंदर जो जीवाश्म मिल रहे हैं वो हम जमीन खोद के इंसानों ने थोड़ी ना रख दिया उसके अंदर। डायनासोर का जीवाश्म मिला तो ये क्या साबित कर रहा है कि किसी जमाने में डायनासोर इस पृथ्वी पर थे, यानी डायनासोर का इवोल्यूशन हुआ है, तो साबित हो गया। तो फॉसिल्स का जमीन की या चट्टानों के अंदर मिलना, जीवाश्मों का चट्टानों के अंदर मिलना, यह साबित करता है कि इस पृथ्वी पर इवोल्यूशन हुआ है। अरे भैया ये जीवाश्म हमने खोद के थोड़ी ना अंदर रख दिए हैं, ये तो इन चट्टानों के अंदर है। इन चट्टानों के अंदर ये जीवाश्म पाए जाते हैं। डायनासोर का फॉसिल मिला, जीवाश्म, जो ये साबित करता है कि डायनासोर किसी जमाने में थे इस पृथ्वी पर, यानी डायनासोर का इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन होता है, ये साबित हो गया। कैसे साबित हुआ? इन फॉसिल को मिलने से। फॉसिल की स्टडी को कहते हैं पेलिएंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पेलिएंटोलॉजी। फॉसिल की स्टडी को पेलिएंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल कौन सी चट्टानों में होते हैं? सारी चट्टानों में नहीं होते, ये केवल सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? मान लो यहां पे सपाट है, ऐसे समझो, यहां पे कोई डायनासोर आया और आके यहीं मर गया, गिर गया, तो मिनरल्स आके जमा होते आते हैं। डायनासोर और जमीन पे आके मिनरल्स की एक लेयर बन गई, वो डायनासोर उस लेयर में दब गया। फिर मिनरल्स आए, पानी से, हवा से, मिनरल्स एक और लेयर बन गई। फिर मिनरल्स आए, मिनरल्स की एक और लेयर बन गई। तो ऐसी चट्टानें जिनमें मिनरल्स की लेयर्स होती है उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और इन्हीं रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं फॉसिल्स, पाए जाते हैं। जैसे यहां पर एक डायनासोर आया और मर गया, तो मिनरल्स आए, मिनरल से जमा हुए और डायनासोर उस मिनरल की लेयर में दब गया। फिर मिनरल्स आए, एक लेयर उसके ऊपर बन गई, फिर मिनरल्स आए, एक लेयर और उसके ऊपर बन गई। तो जब इस चट्टान की हम खुदाई करेंगे तो डायनासोर का फॉसिल नीचे मिलेगा। इसकी एज कैसे निकालोगे? उम्र कार्बन डेटिंग से निकालते हैं। हमारी चट्टानों के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे C14, जो एक निश्चित दर से अपनी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं।
एक निश्चित दर से अपनी स्टेबल फॉर्म में बदलते रहते हैं। तो अगर चट्टान की उस लेयर की एज निकाल ली हमने, वही एज किसकी हो जाएगी? वही एज फॉसिल की हो जाएगी। और फॉसिल की एज हम लोग कैसे निकालते हैं? कार्बन डेटिंग की मदद से। चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे C14। ये एक निश्चित दर से, एक कांस्टेंट रेट से अपनी स्टेबल फॉर्म में बदलते हैं। जैसे कार्बन 14 एक निश्चित दर से अपनी स्टेबल फॉर्म में बदलता है। आधे कार्बन 14 को अपने स्टेबल फॉर्म में बदलने में जितना समय लगा, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। आधे कार्बन 14 को अपनी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने में जितना समय लगा, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। तो कार्बन 14 की मदद से हम उस चट्टान की लेयर की एज निकाल लेते हैं जिसमें वो फॉसिल दबा हुआ था। तो जो चट्टान की लेयर की एज है, वही फॉसिल की एज हो जाती है। तो फॉसिल हम पता लगा लेते किस समय थे इस पृथ्वी पर। फॉसिल कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बनाती हैं? सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स कहते हैं लेयर्स बनाती हैं। एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। जब इन चट्टानों के ऐसे क्रॉस सेक्शन काटते हैं, खड़ा खड़ा काटते हैं, तो हमें ये लेयर दिखाई पड़ती है। एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट। जब इस पृथ्वी का हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं, तो इन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हमको नजर आते हैं लेयर्स। इनमें हमको सेडिमेंट्स नजर आते हैं, लेयर्स। सबसे पुरानी लेयर नीचे होगी, फिर उस सबसे नई लेयर सबसे ऊपर होगी। तो ये लेयर जो होती है वो समय के अनुसार बनती है, मिनरल्स के जमा होने से बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट। सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स बनाती है। एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। जब हम इस पृथ्वी या चट्टानों का क्रॉस सेक्शन काटते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर। ये लेयर एक दूसरे के ऊपर रखी दिखाई पड़ती है। ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इस पृथ्वी के लंबे इतिहास में सेडिमेंट्री रॉक्स का जब हम सेक्शन काटते हैं, तो ये लेयर्स हमको नजर आती है। सबसे पुरानी लेयर नीचे होती है, सबसे मिनरल्स के जमा होने से बनती लेयर्स। सम फॉसिल्स अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। कुछ फॉसिल्स तो ऐसे मिलते हैं जैसे क्रोकोडाइल का, जैसे डायनासोर का फॉसिल। वो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जैसे क्रोकोडाइल से मैच कर रहा है। सम फॉसिल्स अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। कुछ जीवों के ऐसे जीवाश्म मिले जैसे डायनासोर के, वो मॉडर्न रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल से मैच कर रहा है। ये डार्विन ने भी कहा था। तो सम फॉसिल्स अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। मॉडर्न ऑर्गेनिज्म में क्रोकोडाइल हो गया। किसके फॉसिल से मैच कर रहा है? डायनासोर से मैच कर रहा है। डायनासोर के फॉसिल से मैच कर रहा है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। जब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स की जिस लेयर के अंदर वो फॉसिल है, उस लेयर की एज निकाल लेंगे कार्बन डेटिंग से, तो हमको उस फॉसिल की एज पता लग जाएगी। ये फॉसिल इस जमाने में इस पृथ्वी पर था। तो स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स, अलग अलग सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स के अंदर जब फॉसिल हमको मिले, तो वो क्या सजेस्ट करते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स क्या इंडिकेट करते हैं? द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एक्सिस्टेड। जिस समय वो लेयर बनी थी, उस समय ये फॉसिल, ये जीव इस पृथ्वी पर थे, एग्जिस्ट करते थे। तो उस लेयर की एज निकाल लो, उस लेयर की उम्र कार्बन डेटिंग से, तो वही उस फॉसिल की एज बन जाएगी। फॉसिल सजेस्ट दैट न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ।
पृथ्वी के इतिहास में अलग अलग समय में नए नए जीवों का विकास हुआ है, ऐसा फॉसिल बताते हैं। फॉसिल ये बताते हैं इस पृथ्वी के इतिहास में अलग अलग समय में नए नए जीवों का इवोल्यूशन हुआ है। डार्विन भी ये कहता है देयर इज ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी इवोल्यूशन हुआ है। तो फॉसिल की स्टडी से क्या साबित हो गया? अरे अलग सेडिमेंट्री रॉक्स की अलग अलग लेयर्स में फॉसिल मिले हैं, अलग अलग लेयर्स में फॉसिल मिले हैं, जो क्या बता रहे हैं? वो लेयर जिस समय बनी होगी उस समय वो जीव इस पृथ्वी पर थे, ये बता रहे हैं। तो पृथ्वी के इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के जीव थे जो फॉसिल के रूप में हमको मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स के अंतर्गत। सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर में जो सबसे नीचे फॉसिल मिल रहा है, सबसे पुरानी लेयर में, तो इसका मतलब वो दुनिया में सबसे पहले आया होगा। उसके ऊपर वाली लेयर में जो फॉसिल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो फॉसिल उसके बाद में आया है। तो जैसे जैसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स के ऊपर आते जा रहे हैं, अलग अलग लेयर्स में जो फॉसिल नजर आ रहे हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि पृथ्वी के इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग जीवों का विकास हुआ है। तो फॉसिल क्या सजेस्ट करते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवों का इवोल्यूशन हुआ। तो पहला प्रमाण आ गया, इस पृथ्वी पर जीवों का इवोल्यूशन हुआ है, ये पहला एविडेंस आ गया, पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। हाउ द एजेस ऑफ द फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड, फॉसिल की एज कैसे निकाली जाती है? टू फाइंड आउट द करेक्ट एज ऑफ फॉसिल वी डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम विच फॉसिल आर फॉर्म्ड। फॉसिल की उम्र पता लगाने के लिए उस सेडिमेंट्री रॉक्स की उस लेयर की एज ढूंढनी पड़ेगी जिसमें वो फॉसिल मिला है। सेडिमेंट्री रॉक की जिस लेयर के अंदर फॉसिल मिला है उस लेयर की एज निकाल लो, वही फॉसिल की एज बन जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? रॉक्स कंटेन सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रॉक्स के अंदर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं that decay and convert into their more stable form। ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स डिके करते हैं, टूटते हैं और अपनी स्टेबल फॉर्म में बदलते हैं एक निश्चित दर से। रॉक्स के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, एलिमेंट्स, जो एक निश्चित दर से अपनी स्टेबल फॉर्म में बदलते हैं। दिस रेडियो एक्टिव डिके टेक्स प्लेस एज ए कांस्टेंट रेट। ये जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो एक निश्चित दर से होता है। द टाइम टेकन फॉर हाफ द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट टू चेंज इनटू इट्स स्टेबल फॉर्म। आधा कार्बन 14 को अपनी स्टेबल फॉर्म में बदलने में जितना समय लगा, आधे C14 को अपनी स्टेबल फॉर्म में बदलने में जितना समय लगा, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। जैसे C14 का हाफ लाइफ कितना है याद कर लेना, आता है। कार्बन 14 का हाफ लाइफ कितना है? 5730 ईयर, 5730 साल, इसी के आसपास देखना। Thus we can calculate the age of rock। हम चट्टान की एज कैसे निकाल सकते हैं? मान लो चट्टान की सेडिमेंट्री रॉक की एक लेयर में फॉसिल है, उसमें हमने C14 देखा, उसमें C14 कितना रेडियो एक्टिव है और कितना अपनी स्टेबल फॉर्म में बदल गया है, और हाफ लाइफ की मदद से तो उस लेयर की हम एज निकाल लेते हैं। जितनी लेयर की एज है वही फॉसिल की एज है, ठीक है, क्योंकि फॉसिल उस लेयर में मिला है। Thus we can calculate the age of rock by relative proportion of radioactive and non-radioactive element in a sample of rock। रॉक की उस लेयर का सैंपल लोगे, उसमें देखोगे कितना रेडियो एक्टिव C14 बचा है और कितना अपनी स्टेबल फॉर्म में C14 कन्वर्ट हो गया, और हाफ लाइफ की मदद से तुम उस रॉक की एज निकाल लेते हो। रॉक की उस लेयर की एज पता लग गई, वही फॉसिल की एज है, क्योंकि फॉसिल उसी लेयर के अंदर मिला है। तो कितना रेडियो एक्टिव C14 बचा है, कितना नॉन रेडियो एक्टिव C14 उस रॉक में है, इसकी मदद से हम फॉसिल की उस रॉक की उस लेयर की एज निकाल लेते हैं। वही एज बन जाती है उस फॉसिल की, क्योंकि उसी लेयर के अंदर मिला है। अब एक नई टेक्निक आ गई है सर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इज मोस्ट रीसेंट एंड एक्यूरेट मेथड
ये नया तरीका है और बहुत ही एक्यूरेट मेथड है फॉसिल की या रॉक की एज निकालने का। चट्टान की एज निकालने का एक नया तरीका आ गया, ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, और ये बहुत ही नया और बहुत ही एक्यूरेट तरीका है फॉसिल की एज निकालने का। पहला प्रमाण आ गया। दूसरा प्रमाण है एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी से कैसे प्रमाणित हुआ कि इस पृथ्वी पर इवोल्यूशन हुआ है, इस पृथ्वी पर तरह तरह के जीवों का विकास हुआ, ये कैसे साबित हो रहा है? ये प्रमाण कहां से आ रहे हैं? एम्ब्रायोलॉजी से। जैसे फिश, जितने वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये वर्टिब्रेट्स हैं। ये सब देखने में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अगर सबके एम्ब्रियो अगर देखे जाए तो सभी के एम्ब्रियो में तुमको मिलेंगे गिल स्लिट्स। सभी के एम्ब्रियो के अंदर क्या नजर आ रहे हैं? एम्ब्रियोज में नजर आते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यहां पर भी हैं एम्ब्रियोज में गिल स्लिट्स, यहां पर भी है गिल स्लिट्स, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, और यहां। सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो ये बताता है कि इन जीवों का विकास किसी से ऐसे जीव से हुआ है, एक ऐसा एंसेस्टर था, पूर्वज था, उसी से इन जीवों का विकास हुआ है। यानी इवोल्यूशन होता है, विकास होता है, यह साबित हो गया। जीवों के एम्ब्रियो में समानताओं का होना, जैसे फिशेस से लेकर के मैमल्स के एम्ब्रियो में क्या पाए जाते हैं? गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो ये साबित करते हैं इन सभी जीवों के एंसेस्टर कॉमन होंगे। यानी इन सभी जीवों के एंसेस्टर थे और उनसे इन जीवों का इवोल्यूशन हुआ, यानी इवोल्यूशन होता है माय लॉर्ड, साबित हो गया। एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी। इस थ्योरी के अनुसार ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फाइलोजेनी का होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट विकास के इतिहास को दर्शाता है। वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में समानताएं देखने को मिल रही हैं। सभी के एम्ब्रियो में क्या नजर आ रहा है? गिल स्लिट्स नजर आ रहे हैं, जो ये साबित करते हैं इन जीवों के एंसेस्टर कभी होंगे, उन्हीं एंसेस्टर पूर्वजों से इन जीवों का इवोल्यूशन हुआ, यानी इवोल्यूशन होता है। ऑन्टोजेनी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और फाइलोजेनी क्या है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इवोल्यूशन के इतिहास को दर्शाता है। फिशेस से लेकर के मैमल्स के एम्ब्रियो में एक समानता दिख रही है, सभी के एम्ब्रियो में फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलते हैं, जो ये बताता है इन सभी जीवों का कहीं ना कहीं संबंध है। हो सकता है इन जीवों के एंसेस्टर पूर्वज एक जैसे हो, और उन्हीं एंसेस्टर से इन जीवों का इवोल्यूशन हुआ, यानी इवोल्यूशन होता है, ये साबित हो रहा है। 1866 में अर्नेस्ट हीकल ने इस थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया और इसे बायोजेनेटिक लॉ कहा। इसे क्या बोल दिया? ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी को बोल दिया बायोजेनेटिक लॉ। 1866 में हीकल ने, अर्नेस्ट हीकल suggested that certain feature observed during embryonic stage are common to all vertebrates that are absent in adult। हीकल ने कहा कि जीवों के एम्ब्रियो के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सभी वर्टिब्रेट्स में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके एडल्ट में नहीं दिख रहे हैं। जैसे फिशेस से लेकर के मैमल्स, इन सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में क्या नजर आ रहा है? इन सभी वर्टियो के एम्ब्रियो में फेरेंजियल गिल स्लिट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन एडल्ट में ये नहीं दिख रहा है किसी में। एडल्ट में केवल फिशेस में गिल्स बनाते हैं, बाकी किसी में नहीं होते। ये गिल स्लिट्स आगे चल के गिल्स में बदल जाते हैं केवल फिशेस में, बाकी किसी में नहीं होता। तो एम्ब्रियो में, सभी के वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स का पाया जाना
जो ये साबित करता है इन जीवों में कुछ परस्पर संबंध है। हो सकता है इन जीवों के एंसेस्टर एक जैसे रहे हो और इन्हीं से इन सारे इनवर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ, यानी इवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट, सभी के एम्ब्रियो के अंदर नजर आते हैं वेस्टिजियल गिल स्लिट, जस्ट बिहाइंड द हेड, खोपड़ी के पीछे यहां होते हैं। सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो के खोपड़ी के पीछे क्या नजर आ रहे हैं? वेस्टिजियल गिल स्लिट, बट इट इज ए फंक्शनल ओनली इन फिशेस। लेकिन ये गिल स्लिट्स केवल फंक्शनल किसमें है? फिशेस में गिल्स में बदल जाते हैं, फंक्शनल है, एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट, एडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं है। तो ये सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो के अंदर वेस्टिजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना ये साबित करता है कि ये जो वर्टिब्रेट्स है कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। हो सकता है इनके एंसेस्टर यानी पूर्वज एक जैसे हो और उन्हीं से इन सारे वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ, यानी इवोल्यूशन होता है, ये साबित हो रहा है। लेकिन इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। दिस प्रपोजल वाज डिसप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने इस प्रपोजल को, हीकल के इस प्रपोजल को डिसप्रूव कर दिया। इसने क्या कहा? इसने कहा, इसने नोट किया दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल। मछली के एम्ब्रियो से मेंढक थोड़ी ना तैयार हो जाता है, एडल्ट मेंढक। एम्ब्रियो फिशेस का था, फिशेस का एम्ब्रियो फिश में बदला। फिशेस के एम्ब्रियो से फ्रॉग का एडल्ट थोड़ी ना तैयार हो जाता है। He noted that embryos never pass through the adult stages of other animal. फिशेस का एम्ब्रियो कभी दूसरे जैसे फ्रॉग के एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी फिशेस के एम्ब्रियो से एडल्ट फ्रॉग नहीं बन रहा। तो इस थ्योरी को डिसप्रूव किया, इस प्रपोजल को, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने। ये याद कर लेना आ सकता है। तो वॉन बियर ने इस थ्योरी को, जहां ये साबित हो रहा है कि सभी जीवों के एम्ब्रियो में फेरेंजियल गिल स्लिट्स या वेस्टिजियल गिल स्लिट्स हैं, सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में, जो ये दर्शाते हैं कि इनमें आपस में कुछ रिलेशन है। हो सकता है सभी के एंसेस्टर एक जैसे हो और उन्हीं एंसेस्टर से इन सारे वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ, यानी इवोल्यूशन होता है। लेकिन एक एनिमल के एम्ब्रियो से दूसरे एनिमल का एडल्ट थोड़ी ना तैयार हो रहा है। फिशेस के एम्ब्रियो से फ्रॉग का एडल्ट थोड़ी ना बन जा रहा है। तो इस प्रपोजल को डिसप्रूव किया था कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने। ठीक है।